हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की अनोखी कहानी जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। इस योद्धा को देवता ज़्यूस का बेटा कहा जाता है और इसका नाम है हरक्यूलिस। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है और यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, यह बच्चा ज़्यूस का बेटा है। ज़्यूस देवताओं के राजा है जिन्हें गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। इस बच्चे की माँ इसका नाम हरक्यूलिस रखती है, यानी हेरा की शान। हेरा ज़्यूस की पत्नी है जिन्हें संपूर्ण मानव जाति पूजती है। और जब हेरा को यह पता चलता है कि ज़्यूस का किसी इंसान के साथ कोई बेटा हुआ है तो इस बात से वो बहुत ही गुस्सा होती है और उस बच्चे को मारने के लिए वो 2 सांप भी भेजती है। लेकिन ज़्यूस का बेटा हरक्यूलिस भी अपने पिता की तरह ही बहुत ताकतवर है। वह उन दोनों सांपों को मार डालता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब हरक्यूलिस बड़ा हो चुका है। उसके बड़े होने के साथ ही हेरा उसे 12 कारनामे करने का हुक्म देती है। ये कहती है कि अगर ये 12 कारनामे करने के बाद भी तुम जिंदा रहे तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी, तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। हरक्यूलिस इन कारनामों को करने के लिए निकलता है और एक शेषनाग से लड़ता है, उसे बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद वो खतरनाक जंगली सुअर से भी लड़ता है जो एक ही टक्कर में विशाल से विशाल पेड़ को भी खत्म कर देता है। लेकिन हरक्यूलिस इसे भी मार डालता है। लेकिन हरक्यूलिस का आज तक का सबसे बड़ा कारनामा था नीमिया का शेर, जिसकी खाल इतनी मोटी थी कि उसे कोई भी हथियार भेद नहीं सकता था। लेकिन हरक्यूलिस ने उसका भी खात्मा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये सारी कहानी हरक्यूलिस का भांजा कुछ लुटेरों को सुना रहा होता है जो इसे पकड़ के रखे हुए हैं। तभी दिखाया जाता है कि हरक्यूलिस अपने योद्धाओं के साथ आता है और उन लुटेरों से लड़ता है और अपने भांजे को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि जब ये शाम को दावत का आनंद ले रहे होते हैं तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है जिसका नाम अर्जीनिया है और यह राजा कोटिस की बेटी है। यह हरक्यूलिस से कहती है कि हमारे राज्य को आपकी जरूरत है क्योंकि हमारा जो सेनापति है उसने बगावत कर दी है। हमारे देश में गृह युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से आम लोगों की जानें जा रही हैं, फसलें जल रही हैं, किसान भूखे मर रहे हैं। लेकिन हरक्यूलिस का आदमी कहता है कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा कीमत मिले तो हम सोच सकते हैं। राजकुमारी कहती है योद्धा तो अपनी शान के लिए लड़ते हैं। हरक्यूलिस कहता है कि हत्यारे सोने के सिक्कों के लिए लड़ते हैं। राजकुमारी कहती है कि मेरे पिताजी राजा कोटिस बहुत ही अमीर हैं, उनके पास बहुत सारा सोना है, वो तुम्हें सोने से तौल देंगे। अब हरक्यूलिस और उसके साथी इनकी मदद करने के लिए इनके साथ इनके राज्य पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देवी हेरा का एक बहुत बड़ा मंदिर होता है, उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है। राजकुमारी बताती है कि इसे बनाने में 5 साल और 1000 मजदूर लगे थे। देवी हेरा हमारे राज्य की रक्षक है और हम सब ने वो गाथा भी सुनी है जिसमें देवी हेरा हरक्यूलिस को मरवाना चाहती थी। शायद कोई अच्छा काम तुम दोनों के बीच में शांति कायम करे। दरअसल यहाँ पर सबको यह यकीन नहीं होता है कि हरक्यूलिस सच में ज़्यूस का बेटा है। लेकिन राजकुमारी का जो बेटा होता है जिसका नाम आर्यस है वो हरक्यूलिस को अपना हीरो मानता है। उसको उसकी हर एक गाथा, हर एक कहानी जुबानी याद है। अब हरक्यूलिस अपने 5 लोगों के साथ राजा के पास जाता है और जब राजा बताता है कि उनका जो सेनापति है उसने उनके खिलाफ बगावत कर दी है और काफी वक्त से इनके बीच में जंग चल रही है जिसकी वजह से पूरे राज्य में ही अशांति फैली हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि हरक्यूलिस उनके लिए लड़े और वह रिसस को खत्म कर दे। राजा हरक्यूलिस को बताते हैं कि वह एक जादूगर है और लोगों का मानना है कि उसे सिर्फ देवता ही मार सकता है। उसके पास अश्वमानव की सेना भी है, यानी कि ऐसे मानव जो आधे घोड़े और आधे इंसान होते हैं। हरक्यूलिस की योद्धाओं में एक लड़की होती है, वो पूछती है कि क्या आपने अश्वमानवों को देखा है। राजा का सेनापति कहता है कि हमने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन हमने उनके बारे में सुना है। फिर दिखाया जाता है कि हरक्यूलिस और उसके लोग यहाँ के किसानों को और मजदूरों को लड़ना सिखाते हैं क्योंकि इनके पास सेना नहीं बची है। हरक्यूलिस कहता है कि तुम अपनी ढाल से एक दीवार बनाओ और जब वो दीवार बना लेते हैं तभी हरक्यूलिस का एक योद्धा उनकी तरफ भागता हुआ आता है और उनकी ढाल की दीवार को तोड़ देता है। हरक्यूलिस कहता है कि अगर तुम्हारी ढाल की दीवार को दुश्मन तोड़कर अंदर आ जाता है इसका मतलब यह है कि तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारी ढाल की दीवार सबसे मजबूत होनी चाहिए, लोहे की जंजीरों की तरह। हालांकि अभी यहाँ जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राजा का आदमी कहता है कि रिसस अपनी सेना के साथ हमारी तरफ कुछ कर चुका है और हमें उसका सामना करना ही होगा। हरक्यूलिस कहता है कि अभी हमारे लोग तैयार नहीं हैं और अगर हमने जंग की तो हम जंग के साथ साथ और भी बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन राजा कहते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके रिसस को मारना होगा, हम उसे जितनी जल्दी मारेंगे अपने राज्य में शांति कायम कर पाएंगे। और राजा फैसला करते हैं कि अगले दिन वह उस तरफ कूच करेंगे जिस तरफ से रिसस आ रहा है। अब रात को राजकुमारी का बेटा हरक्यूलिस से मिलने आता है क्योंकि वो हरक्यूलिस को अपना हीरो मानता है
वो हरकुलिस से कहता है कि मैं आपके सारे किस्से जानता हूँ, मुझे आपके सारे किस्से बहुत पसंद हैं और एक दिन मैं भी आपकी तरह महान योद्धा बनूंगा। हरकुलिस अपने गले से शेर के दांत के उस ताबीज को निकालता है जिस शेर को उसने मारा था, और वो ताबीज अपने गले से निकालकर राजकुमार के गले में बांध देता है। वो कहता है कि ताबीज मैं अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन मुझे अभी मौका नहीं मिला। अब अगली सुबह हरकुलिस और उसके लोग इस राज्य के जितने भी सैनिक होते हैं सबको लेकर के उस तरफ कूच करते हैं जिस तरफ से रीसस आ रहा है। लेकिन जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। स्थिति बहुत भयानक होती है। वहां पर सर काट काट करके लटकाए हुए होते हैं। राजा कहते हैं कि रीसस हमसे पहले यहाँ पर पहुंच गया और उसने यहाँ के लोगों को खत्म कर दिया। हरकुलिस कहता है कि अब हम यहाँ से आगे पैदल ही बढ़ेंगे और ये सब लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं तो हरकुलिस देखता है कि यहाँ पर जो डेड बॉडीज हैं वो आज की नहीं बल्कि कई दिन पुरानी हैं, यानी कि हर तरफ यहाँ पर जाल बिछाया जा चुका है। तभी चारों तरफ से इन्हें बहुत सारे कबीले वाले घेर लेते हैं। हरकुलिस ये सब देख करके हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हम इस राज्य के लोगों की मदद कर रहे हैं, ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। हरकुलिस को बताया जाता है कि रीसस एक जादूगर है। वो अपने जादू से लोगों के दिमागों के साथ खेलता है। वो उनका दिमाग घुमा देता है जिससे लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी ये आदिवासी और कबीले वाले लोग हरकुलिस और उसकी सेना पर हमला कर देते हैं। हरकुलिस के 5 योद्धा यहाँ पर बहुत ही जाबाजी से लड़ते हैं और खुद हरकुलिस एक देवता की तरह लड़ता है। और एक भयानक कत्लेआम के बाद यह जंग पूरी तरह से शांत हो जाती है। पर राजा पूरी तरह से परेशान है क्योंकि उनकी आधी सेना खत्म हो चुकी है और रीसस अभी भी इनके हाथ नहीं लगा है। हरकुलिस कहता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी सेना बहादुर तो है, लेकिन इन्हें जंग के लिए अभी भी तैयार नहीं किया गया है। इन्हें अभी भी लड़ना और तौर तरीके सिखाना जरूरी है। अब राजा उसकी बात मान जाता है। यहाँ पर हरकुलिस को हमेशा बेचैन दिखाया जाता है। रातों को उसको अजीब से सपने आते हैं जिसमें उसके हाथ पर रक्त लगे हुए हैं और अपने परिवार को मरा हुआ देखता है। और साथ ही उसे हेडिस का 3 मुंह वाला बीस्ट भी दिखाई देता है। हेडिस ज़्यूस का भाई है जो पाताल लोक यानी कि अंधेरों का देवता है। यहाँ पर हरकुलिस के योद्धाओं में से एक योद्धा है जो एस्ट्रोलॉजर भी है। वो हरकुलिस को बताता है कि जब हमें एथेंस से निकाला गया था तो मैंने वहाँ की ओरेकल से संपर्क किया था। ओरेकल्स वो होती हैं जो देवताओं से बातें करती हैं और इंसानों को यह बताती हैं कि देवताओं की क्या मर्जी है या आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। वो हरकुलिस से कहता है कि ओरेकल्स ने कहा था हरकुलिस को अपना अधूरा काम पूरा करना होगा, लेकिन हरकुलिस अपनी बेचैनी, अपने पश्चाताप के चलते इस बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं पाता। हरकुलिस का एक परिवार था, उसकी पत्नी और 3 बच्चे जिनको मार दिया गया और इसका आरोप हरकुलिस के ऊपर है। हरकुलिस को भी इस बारे में कुछ याद नहीं होता है। इस आरोप के बाद उसे एथेंस से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। उसके बाद यहाँ पर ये लोग जंग की तैयारी करते हैं। ये लोगों को जंग के तौर तरीके सिखाते हैं और साथ ही हरकुलिस का जो भांजा होता है जो उसकी गाथाएं लोगों को सुनाता है, वो उसकी बहादुरी के किस्से सुनाकर यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करता है। और अब यहाँ तैयारी हो जाने के बाद यह सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रीसस और उसकी फौज है। लेकिन यहाँ पर एक भी अश्वमानव नहीं होता है, सब आम इंसान होते हैं और उनकी फौज राजा कोटिस की फौज से 3 गुना ज्यादा है। इन दोनों फौजों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है जिसमें हरकुलिस के साथ वो किसान मजदूर जिन्हें लड़ाई के बारे में, जंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो बहादुरी से लड़ते हैं और इस जंग को फतेह कर लेते हैं। जब रीसस हरकुलिस को मारने के लिए अपने घोड़े से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो हरकुलिस उसके घोड़े को गिरा देता है और उसे बंदी बना लेता है। और जब रीसस को राजा कोटियस के राजमहल की तरफ लेकर जाया जा रहा होता है तो वो हरकुलिस को बोलता है कि तुमने एक देश को गुलाम करने में एक राजा की मदद की है। हरकुलिस कहता है कि मैंने तुम जैसे जालिम को, जो कमजोर को मारता है, गांव वालों को जलाता है, उसे रोका है। रीसस कहता है कि मैंने कभी भी किसी गांव को नहीं जलाया और ना ही कभी किसी बेगुनाह को मारा है। हरकुलिस कहता है कि अगर तुमने गांव को नहीं जलाया फिर किसने जलाया। रीसस कहता है कि तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा राजा इतना ही अच्छा है तो उसे जंग के लिए तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी। उसकी अपनी सेना कहाँ है, तुम गलत तरफ से लड़ रहे हो। वही रात में दिखाया जाता है कि राजा के सर पर एक ताज रखा जाता है क्योंकि अब पूरा राज्य इनके कब्जे में है। इस राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके खिलाफ लड़ सके, उनके खिलाफ खड़ा हो सके। और इसीलिए यहाँ पर एक जश्न होता है जहाँ रीसस भी होता है जिसको बंदी बनाया गया है। सब उस पर हंस रहे होते हैं और यह सब देख करके राजा की बेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रीसस की तरफ दया की नजर से देखती है और वहां से चली जाती है। हरकुलिस ने यह सब देख लिया होता है, इसीलिए वो राजकुमारी के पास जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में रीसस के लिए जो दया देखी है, मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। वो बताती है कि इस राज्य के राजा उसके पति थे, लेकिन उसके पिता ने उन्हें जहर दे दिया, वो खुद राजा बन गए। रीसस मेरे पति का सेनापति था, उसने मेरे पिता के खिलाफ बगावत कर दी। यहाँ पर गृह युद्ध होने शुरू हो गए। गाँव वालों को और जितने भी कमजोर लोगों को मारा जाता है, इसमें रीसस का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि असली गुनहगार मेरे पिता है।
जिन्होंने सब कुछ किया है और मुझे उनका साथ देना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा उनके कब्जे में है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो मेरे बेटे को मार देते। वैसे भी अब वो बूढ़े हो चुके हैं और आज नहीं तो कल वो मर जाएंगे। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ का राजा बनेगा, जो असली वारिस है। वो राजा बनेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरकुलिस कहता है कि आप जानती हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। राजकुमारी को एहसास होता है कि वह सही कह रहा है, उसके बेटे की जान यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। वो हरकुलिस से कहती है कि तुम मेरे बेटे को अपने साथ लेकर जाओ, अपनी छत्रछाया में बड़ा करो। तभी वहां पर राजा का सेनापति आ जाता है और वह हरकुलिस से कहता है कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। हरकुलिस राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम एक दगाबाज हो। राजा कहता है कि मैं इस राज्य का सेनापति था, तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं यहाँ का राजा बनूं और तुमने मेरी इस शिक्षा को पूरा कर दिया है। लेकिन मैं अब पूरी सल्तनत बनाना चाहता हूँ। जिन सिपाहियों को तुमने अपने युद्ध के तौर तरीके सिखाए हैं, वो इन तौर तरीकों को लाखों सिपाहियों को सिखाएंगे और धीरे धीरे करके मैं इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरे सेनापति बन सकते हो। हरकुलिस मना कर देता है। राजा कहता है कि इस सूरत में मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना सोना लो और यहाँ से निकल जाओ। और यह सब लोग अपना सोना लेकर जब यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी हरकुलिस देखता है कि उसके आसपास गांव के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जिनके चेहरों पर उदासी होती है, दुख होता है। हरकुलिस जानता है इन सब की वजह वो खुद है, इसीलिए वो अपना सोना अपने साथियों को सामने फेंक देता है। वो कहता है कि इस राज्य के लोगों को मेरी जरूरत है। यहीं पर इन्हीं में से एक योद्धा है जिसका नाम अचालिक है। वो कहता है कि ये सब बेवकूफ़ी है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमारा सोना मिल चुका है। लेकिन एक एक करके सभी अपना सोना उसके सामने फेंक देते हैं। अटालिक यहाँ से सोना लेकर के निकल जाता है और अब यह सब लोग राजा के महल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन राजा को इनके मजदूरों के बारे में पता चल चुका है, इसलिए राजा के सैनिक इन सबको घेर लेते हैं। यहाँ पर राजकुमारी और उसका बेटा भी आ जाता है। राजा का सैनिक उसको बताता है कि आपकी बेटी हरकुलिस को कह रही थी कि वह उसके बेटे को अपने साथ लेकर जाए। यह सुनकर राजा अपनी बेटी से उसके बेटे को छीन लेता है। इसके बाद राजा के एक आदमी हरकुलिस पर प्रहार करता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो पाता है कि उसे मोटी मोटी जंजीरों से बांधा जा चुका है। तभी यहाँ पर एथेंस का राजा आता है। एथेंस वह राज्य है जहाँ पर हरकुलिस पला बढ़ा था। इसी राजा के लिए उसने कई बार युद्ध लड़े। अब एथेंस के राजा ने राजा कोटिस के साथ गठबंधन कर लिया है ताकि पूरे यूनान पर कब्जा हो सके। यहाँ पर अपने साथ वो 3 खूंखार भेड़िया लाया होता है, जिनकी आवाजें उसे सपनों में सुनाई देती है। यहाँ पर हरकुलिस को याद आता है कि जिस रात उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चों का कत्ल हुआ था, उस रात भी उसे यही आवाजें सुनाई दी थी। और वो समझ जाता है कि उस रात को राजा ने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। और जब वो बेहोश हो गया था तो इन्हीं 3 भेड़ियों ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और इसका इल्जाम उसके सर पे लग गया था। हरकुलिस उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो हरकुलिस को बताता है कि तुम्हारे कारनामों ने तुम्हें हमसे ज्यादा ख्याति दिला दी थी। लोग हमसे ज्यादा तुम्हारा नाम पुकारते थे, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर हम तुम्हें मरवा देते तो हमारे राज्य में पूरे तरह से बगावत हो जाती, इसलिए हमने तुम्हारे परिवार को मरवाया और उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया ताकि एथेंस के लोग तुमसे नफरत करें। हरकुलिस ये सारी सच्चाई जानने के बाद बौखला जाता है, लेकिन उसे लोहे की मोटी जंजीरों से बांधा गया है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता। और अब राजा कोटिस इन्हें एक एक करके मारना चाहता है। वह शुरुआत अपनी बेटी यानी राजकुमारी से करता है। हरकुलिस का साथी उससे कहता है कि तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ एक गाथा हो या उस गाथा में छुपी सच्चाई? हम सबको तुम पर यकीन है और तुम्हें अपने आप पर यकीन करना होगा। और इसके बाद हरकुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर उन मोटी मोटी जंजीरों को तोड़ देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। लेकिन अब वो 3 खूंखार भेड़िए जो उसे हमेशा सपने में दिखते थे, उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो तीनों खूंखार भेड़ियों को मार देता है और इसके बाद वो अपने सभी साथियों को और साथ ही साथ रिसस को भी आजाद कर देता है। लेकिन दोनों राजा यहाँ से भाग चुके होते हैं। लेकिन हरकुलिस एथेंस के राजा तक पहुंच जाता है और उसको उसी के खंजर से मार देता है, क्योंकि उसने ही उसके पूरे परिवार को मारा था। और अब इसके बाद अपने साथियों के साथ महल के बाहर पहुंचता है और वो देखता है कि यहाँ पर राजा कोटियस और उसकी एक बहुत बड़ी फौज है और साथ ही राजकुमारी का बेटा एरिस भी उनके पास है, जो इस राज्य का असली वारिस है। राजा उसे मारने का हुक्म देता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मारते यहाँ पर हरकुलिस और उसके साथी जो खजाना लेकर भागा था वो यहाँ पर पहुंच जाता है और तीर मारकर उस आदमी को मार देता है जो राजकुमार को मारने वाला होता है। राजकुमार को बचाकर अपने पास लेकर आते हैं और अब कोटिस की पूरी सेना इन पर हमला कर देती है। हरकुलिस के जाबाज योद्धा भी इनका मुकाबला करते हैं और इसी दौरान हरकुलिस का एक योद्धा जिसे कई तीर लग जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब कई सारे सैनिक सीढ़ियों से ऊपर इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं।
इन सभी सैनिकों ने ढाल की दीवार बना ली होती है। यह तरीका हरकुलिस ने ही सिखाया था और इस दीवार को तोड़ना नामुमकिन है। और तभी हरकुलिस देखता है कि यहाँ पर देवी हेरा की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। हरकुलिस उस मूर्ति को ढकेलना शुरू कर देता है। सभी सैनिक सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं और तभी हरकुलिस उस मूर्ति को नीचे गिरा देता है, जिससे सारे सैनिक वहां से भागना शुरू कर देते हैं। राजा कोटिस बौखला जाता है और वो कहता है कि हरकुलिस को मार दो, और तभी मूर्ति का सर उससे टकराता है और राजा कोटिस भी खत्म हो जाता है। और इसके बाद पूरी की पूरी सेना हरकुलिस की जाबाजी देखने के बाद उसके सामने अपने घुटने टेक देती है। हालांकि अभी भी लोगों को पता नहीं चल पाया क्या सचमुच में हरकुलिस ज़्यूस का बेटा था, लेकिन वो एक जाबाज योद्धा था जिसने उसे एक आदमी से द ग्रेट हरकुलिस बना दिया। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और अंत में हमें दिखाया जाता है कि हरकुलिस ने अपने जीवन में जो 12 बड़े कारनामे किए थे वो उसने अकेले नहीं किए थे, बल्कि ये जाबाज योद्धा भी उसके साथ थे। लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हरकुलिस उन सब में सबसे बड़ा योद्धा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।